कहाँ था, बीच में छोड़ा था कहीं। तथैव भरतादि क्षेत्र विभागस्य बोद्धव्य, इतना हो गया था। परम किंतु ये हो गया था न च धातुकी खंड अपेक्षा कुल पर्वता नाम तो धातुकी खंड कुल पर्वतापेक्षया द्विगुणो विस्कंभ आयामस्य। जो कुल पर्वत हैं जिन्हें हम कुलाचल कहते हैं, ऐसे कुल पर्वतों की जो धातुकी खंड के कुल पर्वतों की अपेक्षा से देखें तो इनका दुगुना विस्कंभ और आयाम हो जाता है। जो पुष्करार्ध द्वीप के कुल पर्वत होंगे उनका विस्कंभ माने चौड़ाई और आयाम ये धातुकी खंड द्वीप के जो कुल पर्वत होंगे उसकी अपेक्षा से दूना होगा। मतलब इनका तो विस्कंभ और आयाम भी दूना होता है पुष्करार द्वीपों में, उसी का वर्णन है ना। उत्सेद प्रमाणम पुनर्दक्षिण भागे विजयार्थ पर्वते योजनानी पंचविंशति। अब उत्सेद का प्रमाण देखते हैं तो दक्षिण भाग में विजयार्थ पर्वत के लिए उत्सेद पंचविंशति योजनानी यानी 525 योजन, ओनली 25 योजन होगा। पंचविंशति योजनानी 25 योजन है। हिमवती पर्वते शतम, हिमवान पर्वत पर वह 100 योजन है। महाहिमवती द्विशतम, महाहिमवान पर्वत पर 200 योजन है। निषदे चतुशतम, और निषद पे 400 योजन प्रमाण है। निषद में इन्होंने हिंदी से गलत से नहीं कर रखी है, ये निषद की बता रहे हैं 400 योजन प्रमाण, महाहिमवान पर्वत की 200 योजन प्रमाण, जबकि ये विजयार्थ पर्वतों का प्रमाण बता रहे हैं जो हिमवान पर्वत पर नहीं, अच्छा वही है, ठीक है। पंचविंशति योजन ये विजयार्थ पर्वत हो गया, हिमवान पर्वत वहां पर 100 योजन हो गया। महाहिमवान 200, निषद 400, और उसी तरह से उत्तर भाग में उसी क्रम से बढ़ करके घटता हुआ होगा। मेरु समीप गजदंतेषु शतपंचकम, मेरु के समीप जो गजदंत होते हैं उन गजदंतों की ऊंचाई 500 योजन होती है। नदी समीपे वक्षारेषु च अंत निषद नील समीपे चतुशतम च। और नदी के समीप वक्षार पर्वतों पर अंतिम निषद और नील के समीप में 400 योजन है। शेष पर्वतानां च मेरुं त्यक्त्वा यदेव जम्बूद्वीपे वर्णितं तदेव अर्धतटीयद्वीपेषु च विज्ञेयम्। फिर शेष पर्वतों का मेरु को छोड़ करके जिस तरह से जम्बू द्वीप में कहा गया है वैसे ही 2.5 द्वीप में जानना चाहिए। तथा नामानी च क्षेत्र पर्वत नदी देश नगरादीनाम तानी एव। इसी तरह से जो पुष्करार्ध द्वीप के जो क्षेत्र पर्वत नदी देश नगर आदि के जो नाम है वो भी उसी तरह से ही होते हैं। तथैव क्रोशद्वय उत्सेदा पंचशत धनुर्विस्तारा पद्म राग रत्नमयी वनादीनाम वेदिका सर्वत्र समाना इति। अब ये जो वेदिका होती है ये सर्वत्र एक समान विस्तार वाली होती है। 2 कोश ऊंची 500 धनुष विस्तार को लिए हुए यह पद्मराग रत्नमयी वन आदि की जो वेदिकाएं हैं सभी द्वीपों में एक समान होती हैं। अत्रापि चक्राकारवत पर्वता आर विवर संस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। इस पुष्करार्ध द्वीप में भी चक्रों के जैसे आरे होते हैं। उन आरों के आकार के समान तो पर्वत हो गए और उन आरों के जो छिद्र होते हैं उनके समान क्षेत्र हो गए। मानुषोत्तर पर्वतात अभ्यंतर भाग एवं मनुष्यास्तिष्ठन्ति न च बहिर्भागे। मानुषोत्तर पर्वत के भीतरी भाग में ही मनुष्य रहते हैं, भीतर भीतर तक ही। मानुषोत्तर पर्वत के बाहरी भाग में मनुष्य नहीं होते हैं। तेषां च जगन्य जीवितम अंतर्मुहूर्त प्रमाणम उत्कर्षेण पल्यत्रयम्।
जो मनुष्य रहते हैं इनका जघन्य आयु अंतर्मूर्त प्रमाण होती है, और उत्कृष्ट से ये 3 पल्य प्रमाण भी हो सकते हैं, क्योंकि इस अंतरंग भाग में भोग भूमियाँ भी समय समय पर होती हैं। भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों में तो 3 पल्य की आयु वाली उत्कृष्ट मनुष्य भी होते हैं। मध्य मध्यम विकल्पा बहवस्तथा तिरश्चाम च, मध्य में बहुत सारे मध्यम विकल्प हैं, और तिर्यंचों के लिए भी आयु आदि मनुष्यों के समान ही जानना चाहिए। एवं असंख्य द्वीप समुद्र विस्तीर्ण तिर्यक लोक मध्य अर्ध तृतीय द्वीप प्रमाण संक्षेपेण मनुष्य लोको व्याख्यात। इस प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्रों से विस्तार को प्राप्त जो तिर्यक लोक है, उसके बीच में जो अर्ध तृतीय द्वीप प्रमाण, देखो ढाई को हमेशा कैसा लिखते हैं, अर्ध तृतीय है। तीसरे का भी आधा कहाँ गला है, तीसरे में आधा कम, अर्ध तृतीय द्वीप प्रमाण माने इसको ढाई द्वीप प्रमाण, इसी को संक्षेप से मनुष्य लोग व्याख्यात माने कहा गया। अत मानसोत्तर पर्वत सकाशात बहिर्भागे, अब मानसोत्तर पर्वत से जो बाहरी भाग है उसमें स्वयंभू रमण द्वीपार्धम परिक्षिप्य, स्वयंभू रमण द्वीप को आधा घेर करके यो असु नागेंद्र नामा पर्वत, जो नागेंद्र नाम का पर्वत है, तस्मात् पूर्व भागे, उसके पहले पहले के भाग में ये संख्यातीता द्वीप समुद्रा तिष्ठन्ति, वे असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाते हैं, है ना। माने मानसोत्तर पर्वत से लेकर के फिर आगे द्वीप समुद्र करते करते जो लास्ट का द्वीप होगा वो कहलाता है स्वयंभू रमण द्वीप। उस स्वयंभू रमण द्वीप को भी आधा घेर करके उसके बीचों बीच में नागेंद्र नाम का एक पर्वत होता है। यानी कि जिस तरह से पुष्कर द्वीप को आधा घेर करके जैसे मानसोत्तर पर्वत होता है, वैसे ही स्वयंभू रमण द्वीप को भी अंत में आधा घेर करके नागेंद्र नाम का पर्वत होता है, इसको भी जानना। तो इस पुष्करार्ध के बाहरी भाग से लेकर, यानी मानसोत्तर पर्वत के बाहरी भाग से लेकर के और उधर स्वयंभू रमण पर्वत के उस नागेंद्र पर्वत के भीतर तक असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाते हैं। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में तेसु यद्यपि व्यंतरा निरंतरा इति वचनात्, है ना, ऐसा आगम का वचन है व्यंतरा निरंतरा, इन सब द्वीपों में समुद्रों में व्यंतर निरंतर रूप से रहते हैं। व्यंतर देवा आवासा तिष्ठन्ति, यानी यहाँ पर व्यंतर देवों के आवास बने हुए हैं इन सब द्वीप समुद्रों में। तथापि पल्य प्रमाण आयुषाम तिरश्चाम संबंधनी जगन्य भोग भूमि इति गेयम। अब इन द्वीप और समुद्रों में जघन्य भोग भूमि भी रहती है, जो हमेशा बनी रहती है, और यह पल्य प्रमाण आयु वाले उस जघन्य भोग भूमि में तिर्यंच संबंधी ही वो भोग भूमि होती है। माने वहां पर केवल तिर्यंच ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य तो होंगे नहीं। मानसोत्तर पर्वत के उधर का भाग हो गया तो उसमें केवल तिर्यंच जीव होते हैं, तो वो तिर्यंच जीव जघन्य भोग भूमि के जीव कहलाते हैं, और उनकी आयु हमेशा एक पल्य प्रमाण होती है। नागेंद्र पर्वतात बहिर्भागे स्वयंभू रमण द्वीपार्धे समुद्रे च पुनर्विदेहवत् सर्वदैव कर्मभूमि चतुर्थ कालश्च। अब नागेंद्र पर्वत के बाहरी भाग में, यानी स्वयंभू रमण पर्वत के स्वयंभू रमण द्वीप के दो भाग हो गए नागेंद्र पर्वत के कारण से। एक मानसोत्तर पर्वत की तरफ का तो अंतरंग भाग कहलाएगा, और उधर जो उसके बाद आधे द्वीप के बाद समुद्र आएगा वो उसका बहिर्भाग कहलाएगा। तो वहां पर कर्म भूमि की व्यवस्था है स्वयंभू रमण द्वीप के आधे द्वीप में और फिर पूरे समुद्र में। यहाँ पर जो है कर्म भूमि की तरह व्यवस्था है, यहाँ पर विदेह की तरह हमेशा चौथा काल चलता है ना, और वहां पर भी त्रियंश पाए जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन वो त्रियंश कर्म भूमि के त्रियंश की तरह उनका उपयोग आदि चलता है, और वहां पर भी वो
कर्म भूमि की तिर्यंचों की तरह पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। जो कर्म भूमि की व्यवस्था है वो व्यवस्था वहां पर भी है। तो इस तरह से चौथा काल विदेह की तरह वहां चलता है। स्वयंभू रमण द्वीप आधे में और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र में जितने भी उधर तिर्यंच होंगे वो सभी कर्म भूमि की व्यवस्था के साथ होंगे, और उस नागेंद्र पर्वत के इधर मानसोत्तर पर्वत के आगे तक ये सभी जघन्य भूमि की व्यवस्था के साथ होंगे। परम किंतु मनुष्या न संति, वहां पर तिर्यंच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। एवं उक्त लक्षण तिर्यक लोकस्य तदंतरम मध्यम भागवर्तिनो मनुष्य लोकस्य च प्रतिपादनेन संक्षेपेण मध्यम लोक व्याख्यानम समाप्तम। इस तरह से जो तिर्यक लोक का व्याख्यान किया, उसके अंतर मध्यम भागवर्ती जो मनुष्य लोक का प्रतिपादन किया, ये सब संक्षेप से करके मध्यम लोक का व्याख्यान आप समाप्त हो गया, ऐसा समझ लेना। मध्यम भागवर्तिनो मध्यम लोकस्य प्रतिपादनेन अथ मनुष्य लोके द्विहीन सच्चतुष्टयम् तिर्यक लोके तु नंदीश्वर कुंडल रचक रुचका विधान द्विपत्रियेषु क्रमेण द्विपंचाशत् चतुष्टय अच्छा संख्याश्च अकृत्रिमा स्वतंत्र जिनग्रहा ज्ञातव्याः। अब यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में द्विहीन सच्चतुष्टय माने 400 में 2 कम, यानी 398 जिनालय होते हैं। अकृत्रिम जिनालय मनुष्य लोक में कितने बता रहे हैं? 398 तो ये हैं, और फिर तिर्यक लोक के माने मनुष्य लोक के 398 होते हैं। तिर्यक लोक में जो नंदीश्वर पर्वत का विस्तार है वहां से जोड़ते हैं तो 8वां द्वीप ये नंदीश्वर द्वीप होता है। वहां पर 52 जिनालय होते हैं, और ये कुंडल गिरी पर्वत होता है, वहां पर 4 जिनालय होते हैं, है ना। ये नंदीश्वर 8वां हो गया, फिर ये एक होता है 11वां और एक होता है 13वें नंबर का द्वीप, है ना। इनमें भी जिनालय होते हैं, बस और कहीं नहीं होते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय और कुंडलवर द्वीप होता है और रुचकवर द्वीप होता है ना। नंदीश्वर भक्ति में भी इनके नाम आते हैं, रुचक पर्वत और कुंडल पर्वत, वक्षार रुचक कुंडल रौप्य नवोत्तर कुलेशु कारणगेशु, ऐसा। तो ये रुचक और कुंडल पर्वत भी, इन पर भी 4 दिशाओं में ये अकृत्रिम 4 जिनालय बने रहते हैं, है ना। नंदीश्वर द्वीप में केवल 52 जिनालय हैं, बाकी कुंडल पर्वत पर और रुचक पर्वत पर इन्होंने द्वीप लिखा है। वैसे इन नाम के द्वीपों में कुंडलवर द्वीप में और रुचकवर द्वीप में यह त्रियेषु क्रम से इस तरह से 4 जिनालय यहाँ पर है, स्वतंत्र जिनग्रह ग्राव्य। तो ये 398 और 52 और 4 ये सब मिला करके 458 जिनालय हो जाते हैं। ये पूरे मध्य लोक के जिनालय कहलाते हैं। 398 तो मनुष्य लोक के हो गए। मनुष्य लोक अब मध्यम लोक में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मनुष्य लोक माने 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी ये जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप, पुष्करार द्वीप, इनके पर्वतों आदि संबंधी ये सब 398 जिनालय, और 2.5 द्वीप के बाहर जो नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप और रुचकवर द्वीप, इन सबको मिला करके ये कहलाएंगे मध्य लोक के जिनालय। तो ये मध्य लोक है ये पूरा, है ना। तो 3 लोक हो गए, एक तिर्यक लोक, एक मध्य लोक और एक मनुष्य लोक। इन तीनों में अंतर समझ लेना है। नहीं वो अलग चीज है, वो तो सामान्य लोग ले लेते हैं। तिर्यक लोक में तो पूरा तिर्यक विस्तार आ जाएगा, पूरे एक राजू तक जो अंतिम स्वयंभूरमण समुद्र तक फैला हुआ लोक है, ये कहलाएगा तिर्यक लोक। मध्य लोक में यही मध्य लोक आ जाएगा, जो ये पूरा का पूरा नंदीश्वर 8वें द्वीप तक का
ये मध्यलोक आ जाएगा। 11वां 13वां जहाँ तक भी जिनालय हैं ये मध्यलोक के कहलाएंगे, है ना। कुंडलवर और रुचकवर द्वीप तक ये मध्यलोक ये कहलाएगा, और मनुष्यलोक केवल 2.5 द्वीप कहलाएगा। इस तरह से एक ही तरह के विस्तार में ये चीजें 3 तरह से बताई जाती हैं। तो ये अकृत्रिम जिनालय मध्यलोक के 458 पूरे के पूरे होते हैं, जो सभी शास्त्रों में बताए जाते हैं, वो इसी तरह से हैं। इस तरह से ये वर्णन पूर्ण हो जाता है मध्यलोक का। नहीं, मानसोत्तर पर्वत के जिनालय यानी 398 में गर्भित है। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो मनुष्य ढाई द्वीप कहलाता है, मनुष्य लोक ही कहलाएगा वो, मनुष्य लोक का ही मानसोत्तर पर्वत तक वह मनुष्य लोक के ही जिनालय कहलाएंगे। अब वो पूरे मनुष्य लोक में ये आ जाता है, वो गिन लेते हैं उनको, मानसोत्तर पर्वत के जिनालयों को। इस तरह से ये मनुष्य लोक का वर्णन यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ये ज्योतिषी देवों का भी वर्णन है। अतः ऊर्ध्वम ज्योतिर्लोक कथ्यते। अब इसके आगे ज्योतिर्लोक का वर्णन करते हैं। तद यथा चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्राणि प्रकीर्णक तारकाश्च इति ज्योतिष्क देवा पंचविधा भवन्ति। ये चंद्र हैं, आदित्य माने सूर्य हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, प्रकीर्णक तारे हैं, इन सबको मिला करके ज्योतिषी देव जो है वो 5 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। तेसाम मध्ये अस्मात् भूमि तलादुपरि 90 अधिक सप्त योजनानि आकाशे गत्वा 700 योजनानि आकाशे गत्वा तारक विमानाः सन्ति। अब इसके बीच में इस भूमि तल से ऊपर 90 अधिक 700 है ना 790 योजन आकाश में जाकर के ताराओं के विमान आ जाते हैं। ततोपि योजन दशकम गत्वा सूर्य विमानाः, उसके भी आगे 10 योजन जब ऊपर जाते हैं तो सूर्य के विमान आते हैं। ततः परम 80 योजनानि गत्वा चंद्र विमानाः, उसके आगे फिर 80 योजन जाते हैं तब चंद्रमा के विमान आते हैं। ततोपि त्रैलोक्य सार कथित क्रमेण योजन चतुष्टयम गते अश्विनी आदि नक्षत्र विमाना, उसके भी आगे त्रिलोक सार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें कहे हुए क्रम के अनुसार 4 योजन और आगे जाने पर अश्विनी आदि नक्षत्रों के विमान आते हैं। ततः परम योजन चतुष्टयम गत्वा बुध विमानाः, उसके भी आगे 4 योजन और आगे चलते हैं तब बुध के विमान आते हैं। ततः परम योजन त्रयम गत्वा शुक्र विमाना, फिर बुध विमान के भी ऊपर 3 योजन और चलते हैं तब शुक्र के विमान आते हैं। ततो योजन त्रय गते बृहस्पति विमानाः, उसके बाद 3 योजन और चलते हैं तब बृहस्पति के विमान आते हैं। ततो योजन त्रयांतरम मंगल विमानाः, फिर उस बृहस्पति के विमान के भी ऊपर और 3 योजन चलते हैं तब मंगल के विमान आते हैं, है ना। ये कहीं कहीं जो बृहस्पति का वर्णन आता है ना, सुरगुरु सम विस्तृत मति वाले, कहने को तेरा गुणगान, तो ये बृहस्पति जो होते हैं ये यही विमान इनके समझना चाहिए, है ना। ज्योतिष की देवों में जो ये बुध शुक्र बृहस्पति ये सब जो कुछ ये बताए जा रहे हैं, यही बृहस्पति जो है एक विशेष रूप से ऐसे देव मानने चाहिए जो एक तरह से सभी देवों में अधिक बुद्धिमान होते हैं, है ना, स्तुति आदि करने में निपुण होते हैं। तो
ये इसी तरह से इनका जो क्रम बना है ये इसी तरह से समझना चाहिए। तो ये ग्रह हो गए ना, बुध, शुक्र, बृहस्पति ग्रह, ये ग्रह के विमान है ये। तो ये भक्तामर में भी आता है ना, हाँ, वाचस्पति कह लो, बृहस्पति कह लो। ये जो देव पूछते हैं कई लोग कि ये कौन से देव होते हैं, इनका तो उल्लेख देव गति में कहीं आता नहीं है, ज्योतिषी देवों में इनका उल्लेख आता है। हाँ, सुरगुरु प्रतिमो विबुद्ध्या, ये जो लिखा है सुरगुरु, इनको ये बृहस्पति विमान वाले ही देव समझना चाहिए। हाँ, हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। ज्योतिषी देवों में ये बृहस्पति देव जो हैं ये भगवान की स्तुति करने में अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौधर्म आदि वैमानिक देव ही बुद्धिमान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं कहीं सब देवों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे भवनवासियों में असुर कुमारों की विशेषताएं हैं, है ना। व्यंतरों में भी भूत राक्षस आदि देवों की विशेषताएं हैं। ज्योतिषी देवों में भी ये बृहस्पति विमान वाले ये देव ही ऐसे होते हैं जिनको बृहस्पति देव की संज्ञा मिली है, और कोई तो देव बृहस्पति नाम के हैं नहीं। तो सुरपति, सुरगुरु देवों में भी ये माने जाते हैं। जैसे राजा होता है तो राजा के पास भी इस तरह के विद्वान मंत्री होते हैं जो राजा से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, है ना। और उसको भी एक मंत्रियों को भी बहुत अच्छा, हाँ, स्थान दिया जाता है। और राजाओं के मंत्री भी विशेष होते हैं, पुरोहित विशेष होते हैं, विशेष उनके पास में ऐसे निमित्त ज्ञानी आदि भी रहते हैं जो उन्हें समय समय पर ज्योतिष आदि के बारे में भी ज्ञान दे करके बताते हैं। तो इस तरह से ये कोई वो नहीं है कि राजा है तो राजा से बुद्धिमान और कौन हो सकता है, ऐसा नहीं है। सौधर्म इंद्र भले ही राजा है लेकिन देव तो अपनी अपनी विशेषता वाले हैं। ये लोकांतिक देव हैं, उनकी अपनी विशेषता है, तो उनकी पूज्यता सौधर्म इंद्र से ज़्यादा कैसे हो गई, तो वो भी होती ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा समुदाय होता है, सबकी अपनी अपनी फैकल्टी अलग अलग रहती है। तो ये बृहस्पति विमान यही समझना चाहिए जिनकी लोग ज़्यादातर खोज करते हैं, चर्चा करते हैं। अब वो एक अनुमान की बात हो गई, लेकिन ये बृहस्पति एक तरह से जो ग्रह भी है, इन ग्रहों का भी प्रभाव मनुष्य जीवन में जो पड़ता है वो भी इसी रूप में देखा जाता है ना। गुरु जो है, अगर आपका गुरु पर्वत बढ़ा हुआ है, गुरु आपका जो है बलवान है, तो आपके बुद्धिमत्ता वाले सारे कार्य आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। और वो गुरु बलवान होता है तो आपका हर तरह का विकास अच्छा होता है। तो ये वही चीज़ें हैं, ये सब ग्रहों के अनुसार मनुष्यों पर भी इन सब के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। तो बुध हैं, शुक्र हैं, है ना, गुरु है, मंगल है, शनिचर हैं। ये ततोपि योजन त्रयानंतरम, फिर उससे भी 3 योजन और ऊपर जाके बृहस्पति के विमानों से तो 3 योजन ऊपर जाके मंगल के विमान है, और फिर मंगल के भी विमान से ऊपर जाकर के शनिश्चर के विमान है। जिसे शनि ग्रह कहते हैं वो सबसे ऊपर है, फिर भी उसका प्रभाव सब पर बहुत जल्दी आ जाता है ना। सभी ग्रहों में सबसे ऊपर शनिश्चर है। तो जो ग्रह होते हैं उनका क्रम यह है, बुध, है ना, बुध, शुक्र और बृहस्पति। ऐसा बुध बृहस्पति के बीच में शुक्र है ना। सबके अपने अपने लक्षण हैं। बुध ग्रह भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है ना। शुक्र ग्रह जो होता है वो एक अलग तेजस्विता का प्रतीक होता है। बृहस्पति जो गुरु होता है वो बहुत बलवान होने पर
मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है ना। मंगल और शनिश्चर उसके बाद में आते हैं। तो ये ही जो है 5 मुख्य रूप से ये ग्रह यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। उनकी संख्या तो अधिक होती है जो आगे बताई जाएगी, लेकिन मुख्यतः इनकी है। तथा च उक्तम, कहा भी है, नवदुत्तर सत्तसया 10 सीधी चौदुगम तुति चौकम तारा रवि शशि रिखा भूभगव अंगिरा रसणी। 9 90 उत्तर सत्तसया 700 में 9 अधिक, है ना। 790 ये ऊंचाई बताई जा रही है। इतने ऊंचे जाएंगे तो क्रम से लगाते जाना। ये तारा रवि शशि रेखा इनकी ऊंचाइयां बताई जा रही हैं, ऊपर वाली लाइन में उनकी ऊंचाइयां गई हैं। 790, फिर 10, फिर सीधी माने 80, फिर उसके ऊपर 4 दुख माने 4 4, है ना ये। और फिर उसके बाद में तू ती चौकम, है ना, 3 बार जो है 4 बार 3 3 3 3 ऐसा करके ती चौकम। तो इसी क्रम से इनको जानना। पहले 790 पर तारे हो गए, फिर उससे 10 योजन ऊपर चल के सूर्य हो गया, तारा रवि शशि, फिर शशि माने चंद्र, 80 योजन चल करके चंद्र हो गया, है ना। 790 और 10 800 और फिर 80, 880 योजन पर चंद्रमा है ना। चंद्रमा इस भूमि तल से 880 योजन ऊंचाई पर है ना। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो चंद्रमा पर पहुंचना अभी विज्ञान के लिए आसान नहीं है ना। 880 योजन का मतलब बड़ा योजन लेंगे, इसमें महायोजन, हाँ। तो ये एक महायोजन कितने का, 6000 किलोमीटर का होता है। तो 880 योजन में 6000 का गुणा करेंगे तो लगभग 52 लाख समथिंग आएगा। तो 52 लाख किलोमीटर जाना अभी विज्ञान के लिए संभव नहीं है। जो विज्ञान अभी चंद्रमा की ऊंचाई नापते हैं उनमें भी एक मत नहीं है। कोई 7000 8000 किलोमीटर बताते हैं, कोई 15 तक बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। और ये हो गया 52 लाख। हाँ, सूरज भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बीच में सूरज भी है। तो 52 लाख किलोमीटर अभी पहुंचना विज्ञान के लिए संभव हुआ नहीं है। फिर उसके आगे चंद्रमा के आगे नक्षत्र हैं, है ना, जो 80 के बाद 4 योजन ऊपर चल के नक्षत्र हैं, और फिर 4 योजन से ऊपर चल के बुध है, और फिर 3 3 योजन की ऊंचाई पर चल करके शुक्र बृहस्पति मंगल और शनिचर हैं। ऐसा जानना, अंत के 4। और जो शेष क्या है, मुख्य तो यही है, वो सब इन्हीं के आसपास होंगे, ऊपर ऊपर नहीं, इनके आसपास ही इर्द गिर्द होंगे। हाँ, वैसे 28 नक्षत्र कहे जाते हैं, 88 ग्रह कहे जाते हैं। तो उनमें मुख्य ग्रह यही हैं, बाकी जो 88 ग्रह हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। बड़े बड़े यही हैं, बुध शुक्र बृहस्पति मंगल और शनिचर। ये आपके हाथों में भी होते हैं ये सभी, है ना। तर्जनी अंगुली के पास ये यहाँ पर ये गुरु होता है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में। ये सूर्य होता है लास्ट की उंगली के बीच में। ये शुक्र होता है इधर साइड से, है ना, और ये बीच में बुध होता है, और ये मंगल कहलाता है। ये सब आपके हाथों में भी होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं। तो ये जिस तरह से उठे हुए होंगे, जिस तरह से इनका
एक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उस तरह से भी जाना जाता है कि किसके अंदर किस चीज़ का प्रभाव है। ये ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जाना जाता है ना। सूर्य, गुरु, ये सब सबके अलग अलग लक्षण हैं, तो उनसे जो है वो सब चीज़ें जानी जाती हैं कि आप जैसे कवित्व शक्ति है, कलाएं हैं, उनका भी जो है एक तरह से विस्तार जाना जाता है कि जिसका शुक्र उठा हुआ होता है वो सद्गुणी भी हो सकता है, दुर्गुणी भी हो सकता है ना। बुध के बलवान होने पर आपके अंदर बुद्धि आती है, गुरु के बलवान होने पर वो सब ग्रह उसके सहायक हो जाते हैं, है ना। अन्य अन्य इसी तरह से बहुत सारे ज्ञान होते हैं। सूर्य उठा हुआ होने पर आपकी यश कीर्ति आदि का ज्ञान दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग इन सब ग्रहों के लक्षण हर व्यक्ति के हाथों में हुआ करते हैं, और इन पर्वतों से भी बहुत कुछ जानकारियां दी जाती हैं। तो ये सब ज्योतिष का ही ज्ञान है। वहाँ का ज्योतिष आपके हाथों में है, एक ऊपर ज्योतिष है और एक नीचे ज्योतिष है। तो इस तरह से यह सब बताया गया है। तेच ज्योतिष्क देवा अर्ध तृतीय द्वीपेषु निरंतरम मेरोः प्रदक्षिणेन परिभ्रमण गतिम कुर्वन्ति। वे जो ज्योतिष्क देव होते हैं ये 2.5 द्वीपों में निरंतर मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए परिभ्रमण की गति को करते हैं, है ना। यानी ज्योतिष्क देव जो होते हैं वो 2.5 द्वीप में तो मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सदा परिभ्रमण करते रहते हैं। तत्र घटिका प्रहर दिवस आदि रूप स्थूल व्यवहार काल, उसमें जो घड़ी है, घटिका माने घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। प्रहर होते हैं, प्रहर माने 3 घंटे का एक प्रहर होता है। कुछ पता है कि नहीं? दोपहर दोपहर बोलते रहते हो, दोपहर का मतलब होता है 2 प्रहर। दोपहरिया दोपहरिया करते हो, 6 घंटे की दोपहर होती है। 12 बजे से लेके 6 बजे तक जब सूर्य तपता है तब उसे दोपहर कहते हैं। तो दोपहर का मतलब हो गया 6 घंटे, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो ये भाषा बन गई, ये दोपहर हो गई, दोपहर ये आ गई। दोपहर का मतलब 2 पहर जिसमें चलते हैं उसको दोपहर कहते हैं, 2 प्रहर, है ना। 6 घंटे के 2 पहर होंगे। तो ये भी भाषा इसी तरह से निकली है। दिवस आदि जो गिनती की जाती है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ये सब जो है स्थूल व्यवहार काल भी इन्हीं के माध्यम से चलता है। सूर्य और चंद्रमा के गमन से ये स्थूल व्यवहार काल चलता है, पृथ्वी के गमन से नहीं चलता, ये ध्यान रखना है। समय निमेष आदि सूक्ष्म व्यवहार कालवत यद्यपि अनादि निधनेन समय घटिकादि विवक्षित विकल्प रहितेन। अब इसी तरह से समय घटिका आदि जो विवक्षित विकल्पों से रहित यद्यपि अनादि निधन रूप से कालाणु द्रव्य रूपेण निश्चय कालेन उपादान भूतेन जन्यते, है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये सब कालाणु से निकल रहे हैं, ये समय आदि निमिष आदि, है ना। तो ये निश्चय काल तो जो उपादान भूत है वो तो इनका कालाणु द्रव्य ही है ना। और फिर भी ये स्थूल व्यवहार काल के लिए ये रवि शशि मंडल का गमन जो होता है ये भी उसमें निमित्त पड़ता है। और वास्तव में कालाणु जो निश्चय काल रूप द्रव्य वही इस काल को उत्पन्न करने का उपादान कारण माना जाएगा। माने जो भी समय घड़ी प्रहर आदि बन रहे हैं इनका निश्चय से उपादान कारण कालाणु द्रव्य कहलाएगा। तथापि चंद्र आदित्य आदि ज्योतिष्क देव विमान गमनागमनेन, फिर भी जो चंद्रमा सूर्य ज्योतिष्क देवों के विमानों के जो गमनागमन होते हैं उसके कारण से कुंभ कारेण निमित्त भूतेन मृत पिंड उपादान जनित घट एव व्यज्यते प्रकटीकृते ज्ञायते तेन कारणेन उपचारेण ज्योतिष्क देवकृत इति अभिधीयते। तो फिर भी इन विमानों के गमनागमन से ही ये सब
जो स्थूल व्यवहार काल है ये सब व्यज्यते माने प्रकट हो जाता है ना। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, जेठ का महीना पूरा हो गया, ये नक्षत्र का काल चला गया, ये सभी चीजें बताई जाती हैं। ये सब इसी ज्योतिष के देवों के गमनागमन के कारण से होती हैं। इस कारण से उपचार से ये ज्योतिष देवकृत है ऐसा कहा जाता है ना। जैसे कि घड़ा बनता है तो घड़ा बनता तो मिट्टी से है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, लेकिन कुंभकार के निमित्त से बनता है। तो कुंभकार उसको घुमाता है, चलाता है, तो वह घड़ा मिट्टी से निर्मित हो जाता है। उसी तरीके से कुंभकार के चक्र भ्रमण की तरह है ना, ये निश्चय काल जो होता है वह उस निश्चय काल को हम कहेंगे जो कुंभकार के नीचे की जहाँ पर ये चाक चलाया जाता है, चाक के नीचे की जो अधस्तन शिला होती है वो उसका उपादान कारण कहलाएगा और बाकी कुंभकार उसका निमित्त कहलाता है। तो वही यहाँ पर तुलना करके बताई जा रही। निश्चय कालस्तु तद विमान गति परिणतेर बहिरंग सहकारी कारणम भवति कुंभकार चक्र भ्रमणस्य अधस्तन शिलावत इति। कुंभकार के द्वारा जो चक्र भ्रमण किया जाता है उसके नीचे, चाक के नीचे एक कीली लगी रहती है, उसको अधस्तन शिला कहते हैं। तो उसी तरह से निश्चय काल जानना चाहिए और विमान की गति की जो परिणति है ये बहिरंग सहकारी कारण जानना चाहिए। तो इस तरह से जैसे घड़ा बनने के लिए मिट्टी और कुंभकार दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही दिन रात, समय, ऋतु परिवर्तन आदि जो भी होते हैं इनके लिए निश्चय कालाणु द्रव्य तो उपादान कारण हो गया और इन ज्योतिष गमनों का, देवों का गमनागमन जो होता है ये उनके लिए कुंभकार की तरह बहिरंग सहकारी कारण हो गया। दोनों के मिलने से ये सभी ऋतु आदि के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इदानीम अर्ध तृतीय द्वीपेशु चंद्र आदित्य संख्या कथ्यते, है ना। अभी और भी कुछ बताया जा रहा है। अब यहाँ पर 2.5 द्वीपों में जो चंद्र और आदित्य की संख्या है वो बताई जाती है। तथा ही जम्बू द्वीपे चंद्रद्वयम सूर्यद्वयम च। अब ये ध्यान रखने की चीज है कि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं और 2 सूर्यों का भ्रमण होता है। 2 चंद्रमा और 2 सूर्यों का भ्रमण चलता है, ये जम्बू द्वीप में। लवणोदय चतुष्टयम, लवण समुद्र में इनकी संख्या 4 हो जाती है। 4 चंद्रमा और 4 सूर्य हो जाते हैं। धातकी खंड द्वीपे 12, जो धातकी खंड द्वीप है दूसरा, उसमें 12 इनकी संख्या हो जाती है सूर्य और चंद्रमाओं की। 12 चंद्रादित्याश्च, ये चंद्र। कालोदक समुद्रे 24 चंद्रादित्याश्च। फिर उसके बाद में जो कालोदक समुद्र आएगा उसमें 42 चंद्रमा और 42 सूर्य होते हैं। इतना विस्तार उसका बढ़ जाता है। पुष्करार्धे द्वीपे 72 चंद्रादित्याश्च इति। और फिर जो 2.5 द्वीप में अंतिम द्वीप है पुष्करार्ध द्वीप, उसमें 72 चंद्रमा और 72 सूर्य हो जाते हैं, है ना। इस तरह से 2.5 द्वीप के अंदर आप चंद्र सूर्यों की संख्या को जान सकते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य चंद्रमा, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र में 4 द्वीप, 4 चंद्र और आदित्य, और फिर उसके बाद में धातकी खंड, धातकी खंड में 12, उसके बाद कालोद समुद्र उसमें 42 और उसके बाद में पुष्करार द्वीप उसमें 72। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं 12, 42, 72 और इधर 2, 4। ऐसे करके 2.5 द्वीप के आप सभी चंद्र और सूर्यों की संख्या कितनी, 132 आ जाती है। अब कहते हैं ततः परम भरत ऐरावत स्थित जम्बूद्वीप चंद्र सूर्यो किमपि विवरणम क्रियते। अब जो भरत ऐरावत में स्थित जम्बूद्वीप के जो चंद्र और सूर्य हैं, सूरमा से ही सूर्य से ही निकलता है सूरमा। चंद्र और सूर्य इनका कुछ वर्णन करते हैं, है ना। तद्यथा जम्बूद्वीप अभ्यंतरी योजना नाम
अशीतिशतं बहिर्भागे लवण समुद्र संबंधे 300 इति समुदायेन 10 उत्तर योजन शतपंचकम 4 क्षेत्रम मंडते। हाँ, तच्चंद्रादित्यो एकम एव। अब इनका थोड़ा सा बताते हैं कि इनका 4 क्षेत्र क्या होता है। 4 क्षेत्र माने जिसमें चंद्र और सूर्य भ्रमण करते हैं, तो ये कितना क्षेत्र घेर करके चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं जम्बू द्वीप के भीतर तो ये 180 है ना योजन में बात चल रही है, और बाहरी भाग में यानी लवण समुद्र के 330 योजन ये घेरते हैं। जम्बू द्वीप के भीतर कितना 180 योजन का क्षेत्र घेरते हैं, और जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है उस लवण समुद्र का ये 330 योजन का क्षेत्र घेरते हैं। तो 330 और ये 180 मिलकर के 510 योजन प्रमाण ये सूर्य का गमन क्षेत्र कहलाएगा। इसी को 4 क्षेत्र कहते हैं। 4 माने चरण, चलना, 4 क्षेत्र कहलाता है। तो ये सूर्य का, चंद्रों का, दोनों का ही तो कह रहे हैं, चंद्र और आदित्यो एकम एव माने एक एक का ये 4 क्षेत्र है। ये 510 योजन प्रमाण। तो जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन, ऐसे मिला करके ये इनका 4 क्षेत्र बन जाता है। तत्र भरतेन बहिर्भागे तस्मिन् 4 क्षेत्रे सूर्यस्य 84 शतसंख्या मार्गा भवन्ति, है ना। अब 4 क्षेत्र तो चंद्र और सूर्य इन दोनों का एक ही है ना। इतना जो बताया गया इतना ही इनका 4 क्षेत्र है, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो गलियां हैं उनके प्रमाण अलग अलग हैं। भरत क्षेत्र के लेकर के भरत क्षेत्र में उसके बहिर्भाग में जो 4 क्षेत्र है सूर्य का, वो 184 मार्ग होते हैं उसके, और चंद्रमा के 15 मार्ग होते हैं। भरत क्षेत्र और बाहरी भाग के 4 क्षेत्र में सब मिला करके, यानी जो सूर्य है वो 184 गलियों में गमन करता है। सूर्य के गमन करने की गलियां कितनी हैं? 184, और चंद्रमा के गमन करने की गलियां हैं उसमें 15। ऐसे ये इनके 4 क्षेत्र, इन सबकी डिस्टेंस वगैरह सबकी अलग अलग होती है, जो बड़े शास्त्रों में अलग अलग कही गई है। तत्र जम्बू द्वीप अभ्यंतरे कर्कट संक्रांति दिने दक्षिणायन प्रारंभे निषद पर्वतस्य उपरि प्रथम मार्गे सूर्य प्रथमोदयम करोति। अब कहते हैं कि जम्बू द्वीप के भीतर जब कर्कट संक्रांति का दिन आता है, कर्कट कहते हैं, कर्क, हाँ वही कर्क जो बोलते हैं उसको, पूरा नाम कर्कट है। साइलेंट हो गया। कर्क संक्रांति, कर्कट संक्रांति के दिन जब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है ना, जब कर्क संक्रांति आती है तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है। 2 तरह की संक्रांति होती है ना, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति, है ना। हाँ, तो ये दक्षिणायन जब प्रारंभ होता है तब निषद पर्वत के ऊपर सूर्य जो है सबसे पहले उदय को प्राप्त होता है, वो उसका प्रथम उदय कहलाता है ना। ये अब निषद पर्वत, हिमवन, हेमवन, निषद, हाँ हिमवन, महाहिमवन और निषद, तो ये 3 पर्वत हो गए ना। तो ये भरत क्षेत्र की ओर हो गए। तो उसमें जो निषद पर्वत है, उस निषद पर्वत के ऊपर पहला जो उसकी वीथी होगी, पहला मार्ग होगा, उसमें सूर्य का पहले उदय होता है। यत्र सूर्य विमानस्थम निर्दोष परमात्मनो जनेश्वरस्य अकृत्रिमं जनबिंबं प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा। अब ये उस समय की बात तब बताते हैं कि उस समय पर जहां सूर्य विमान में स्थित
जिनेश्वर निर्दोष परमात्मा का अकृत्रिम जिनबिंब प्रत्यक्ष रूप से देख करके अयोध्या नगरी स्थित, जो अयोध्या नगरी में स्थित है, ऐसे निर्मल सम्यक्त अनुरागेण भरत चक्री पुष्पांजलिम उच्छिप्य अर्घम दधाति इति। है ना, जो भरत चक्रवर्ती हैं वो निर्मल सम्यक्त का अनुराग धारण किए हुए हैं। क्या उपमा दी? निर्मल सम्यक्त के अनुराग से, मतलब उनके अंदर सम्यक दर्शन निर्मल है, छायक है, तो उसके कारण से उनके अंदर जो अनुराग उत्पन्न हो रहा है, किसके प्रति? जो जिनेश्वरों के अकृत्रिम जिनबिंब हैं सूर्य विमान में, उन अकृत्रिम जिनबिंबों के प्रति जो उनके अंदर अनुराग आता है, उसके कारण से वह भरत चक्रवर्ती पुष्पांजलि को, है ना, उच्छिप्य माने फेंक करके क्या करते हैं? पुष्पांजलि को उछाल करके अर्घम ददाती, अर्घ देते हैं, है ना। हाँ, पुष्पांजलि तो ऐसे ही उछाल करके दी जाती है और फिर अर्घ ऐसे दिया जाता है। पुष्पांजलि उछाल करके अर्घ समर्पित करते हैं भरत चक्रवर्ती अयोध्या नगर में स्थित होकर के, और अपने 84 तल्ले का उनका भवन बताते हैं, उस पर खड़े होकर के। अब 84 तल्ले का भवन होगा 500 धनुष की ऊंचाई वाले आदमी का, तो कितना ऊंचा होगा? तो वो सूर्य विमान में स्थित जो जिनेश्वर भगवान का उस समय पर दर्शन करते हैं। ये कहने का मतलब है जब कर्क संक्रांति का दिन होते हैं तब, मकर संक्रांति पे नहीं, है ना। कर्क संक्रांति के समय पर सूर्य जो है अति निकट हो जाता है इस भरत क्षेत्र के, जब वह निषद पर्वत पर उसका प्रथम उदय होता है। उसके बाद में फिर वो घूम जाता है, उसकी वीथियां अंदर चली जाती हैं, बाहर की तरफ कहेंगे यहां से। नहीं नहीं, ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते। वो उनके लिए नील पर्वत उधर से पड़ेगा, उधर ऐरावत क्षेत्र का जो चक्रवर्ती होगा उसके लिए नील पर्वत से उसका प्रथम उदय जब सूर्य का होगा तो उसके लिए पड़ेगा, वो वहां से करेगा। ये भरत चक्रवर्ती का भरत क्षेत्र के लिए निषद पर्वत पड़ेगा। संक्रांति का दिवस तो यही होगा, कर्क संक्रांति में ही होगा। हाँ, तन्मार्ग स्थित भरत क्षेत्रादित्यस्य ऐरावतादित्येन सह तथापि चंद्रस्य अन्य चंद्रेण सह यदंतरम भवति तद विशेषेण आगमतो ज्ञातव्यम। है ना। अब जब प्रथम मार्ग में स्थित भरत क्षेत्र का सूर्य होता है तो ऐरावत क्षेत्र का सूर्य भी उसके साथ ही उधर प्रथम मार्ग में स्थित होगा। तो इस तरह से, इसी तरह से चंद्रमा का चंद्रमा के साथ में, है ना, और भरत क्षेत्र के सूर्य चंद्रमाओं का जो एक अंतर है मेरू के साथ में, वो ऐरावत पर्वत ऐरावत क्षेत्र वालों के साथ में भी उसी तरह से रहता है। ये सब विशेष कथन आपको आगम के जो विशेष ग्रंथ हैं, तुलोई पंडित्य आदि, उनसे जान लेना चाहिए। इस तरह से ये कुछ वर्णन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रह नक्षत्रों की गाथाएं बता रहे हैं। अथ सदविष भरणी अद्दा सादी असलेस जेठ मवरवरा रोहिणी विसहड़ विसह पुणवसु ति उत्तरा मज्जिमा शेषा। ये गाथा आती है। इति गाथा कथित क्रमेण यानी जगन्य उत्कृष्ट मध्यम नक्षत्राणि तेषु मध्ये कस्मिन् नक्षत्रे कियन्ति दिनानि आदित्यस्तिष्ठति इति। अब ये नक्षत्र आते हैं, है ना, इनमें नक्षत्र 3 तरह के बताए जाते हैं। एक जगन्य होते हैं, मध्यम होते हैं और उत्कृष्ट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है। नक्षत्रों के ही उदय देख करके शुभ कार्य किए जाते हैं, मंगल कार्य किए जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा के कार्य होते हैं, बिंब प्रतिष्ठा, जिन दीक्षा आदि के जो कार्य होते हैं, ये सभी नक्षत्र देख करके किए जाते हैं, है ना।
तो नक्षत्र भी देखे जाते हैं, मास भी देखे जाते हैं, और वार भी देखे जाते हैं। उन सबकी संयुति बना करके जो उत्कृष्ट योग बनते हैं, उनमें उत्कृष्ट कार्य, अच्छे कार्य किए जाते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान कहलाता है ना। तो ये नक्षत्र भी 3 तरह के होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। कुछ कार्य किन्हीं नक्षत्रों में वर्जित होते हैं, है ना, कुछ कार्य किन्हीं नक्षत्रों में विशेष रूप से किए जाते हैं। तो ये भी ज्योतिष के आधार पर जाना जाता है। तो शतभिषक माने यह शतभिषा या शतभिषक नाम का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र होता है, आर्द्रा होता है, स्वाति है, और आश्लेषा और ज्येष्ठा। ये तो 6 नक्षत्र जो हैं ये अवर वरा, अवर माने ये जघन्य है। ये 6 नक्षत्र क्या कहलाते हैं? ये जघन्य नक्षत्रों में इनकी गिनती आती है। सदभिष, भरणी, अद्दा, सादी, अश्लेष, ज्येष्ठम, अवर। अब वरा माने ये आगे बताए जा रहे हैं। रोहिणी ये उत्कृष्ट नक्षत्र मानी जाती है, रोहिणी। विशाखा नक्षत्र, पुनर्वसु और ती उत्तरा, है ना, ये उत्तरा फागुनी, उत्तरा साड़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 उत्तरा कहलाती हैं। ये 6 नक्षत्र उत्कृष्ट नक्षत्र कहलाते हैं। मध्यमा शेषा, शेष जो है मध्यम नक्षत्र कहलाते हैं। शेष 15 नक्षत्र जो है वो मध्यम हो गए। ऐसे होते तो एक 27 हैं, एक और है वो क्या नाम उसका, अभिजित, उसको मिला के ये 28 कहलाते हैं। तो ये इस तरह से ये 6, 6, 12 और 15, 27 नक्षत्रों को इस गाथा में जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम के रूप में बताया गया है। तो इन नक्षत्रों के कारण से भी मौसम आदि में परिवर्तन देखे जाते हैं, है ना। ये जब आर्द्रा नक्षत्र आ जाता है तब जो है थोड़ी सी मतलब ठंडक आती है मौसम में, है ना, बरसात वगैरह विशेष रूप से। और बाकी ये ज्येष्ठा आदि में तो जेठ वगैरह चलता रहता है। क्या 4 क्षेत्र के अनुसार जब इनका उदय उस भूमि पर विशेष रूप से रहता है, तब इनका प्रभाव उस भूमि पर देखने में आता है। ये मतलब है इसका। तो इनकी टाइमिंग होती है, उसके अनुसार इनका प्रभाव होता है। तो नक्षत्र, वार, मास आदि सब चीजें ज्योतिष में देखी जाती हैं शुभ कार्यों के लिए। कुछ चीजें वर्जित भी होती हैं कुछ कार्यों के लिए, है ना। जैसे जेठ मास है, आषाढ़ मास है, इनमें कभी भी जिन दीक्षा आदि मंगल कार्य नहीं होते हैं, है ना। और अधिक मास में भी नहीं होते हैं, अभी अधिक मास चल रहा है। तो ऐसी कई चीजें ज्योतिष में बताई गई हैं जिनको ध्यान रख करके मंगल कार्य किए जाते हैं।